डॉक्टर जा रहे होते हैं कि नर्स उन्हें आवाज़ लगाती है, सुनिए ज़रा डॉक्टर साहब, अगर हम मरीज को उसकी दादी की हालत बता देंगे तो ये उसके लिए बेहतर नहीं रहेगा। डॉक्टर कहते हैं उसे आज नहीं तो कल पता चल ही जाना है, पर वो अभी अभी ही होश में आया है, उसके दिमाग पर पहले से ही बोझ डालने का क्या फ़ायदा। बस यही उम्मीद करो कि उसे पता चलने से पहले उसकी दादी की हालत में कुछ सुधार आ जाए। अभी इसी वक्त अपने कपड़े उतारो एलन। मर्क्यूस की ये बात सुनकर एलन एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? मर्क्यूस एलन की बात का कोई उत्तर नहीं देता। वो एलन की तरफ घूर घूर कर देख रहा था और अपने कमीज के बटन खोलने शुरू कर देता है। एलन पूरी तरह से घबरा जाता है और खुद को चादर से ढकते हुए कहता है, ये आप कर क्या रहे हो? पर जब मर्क्यूस ने अपनी कमीज के बटन खोल दिए तो एलन का ध्यान उस चीज की तरफ पड़ा जिसे वो बेहद अच्छे से पहचानता था और यहाँ पर देखकर बहुत हैरान था, और वो था ये निशान जो मर्क्यूस के सीने पर बना हुआ है। मर्क्यूस पूछता है, बिल्कुल ऐसा ही निशान तुम्हारी छाती पर भी है ना? एलन के मुंह से निकलता है, क्यों? और वो मन में कहता है कि मर्क्यूस के सीने पर भी ऐसा ही निशान क्यों है? फिर से वही सवाल जो मर्क्यूस पूछना चाहता है, एलन द्वारा उससे पूछे जाने पर मर्क्यूस थोड़ा चिढ़ जाता है और वो एलन के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। एलन कहता है, रुको। मर्क्यूस जबरदस्ती एलन को बिस्तर पर लेटा उसकी कमीज खोल देता है। एलन की छाती पर भी बिल्कुल वही निशान है जो मर्क्यूस के सीने पर है। मर्क्यूस कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। मर्क्यूस एलन के निशान पर अपनी उंगलियां फहराता है जिससे एलन थोड़ा अजीब महसूस करता है। एलन को पसीना आ रहा था। मर्क्यूस उससे पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि ये क्या है? एलन कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पर मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। आप ही की तरह अचानक से एक दिन ये मेरे सीने पर प्रकट हो गया। मर्क्यूस एकदम से अपना चेहरा एलन के चेहरे के पास ला उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुमसे जो भी सवाल पूछता हूँ या तो तुम्हें वो पता नहीं या फिर तुम्हें याद नहीं। ऐसा लगता है कि शायद तुम मुझे कम आंक रहे हो। एलन कहता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वो रहस्यमय हमला, ये सीने पर निशान, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। दरवाजे पर दस्तक होती है। मर्क्यूस पूछता है, कौन है? दरवाजे पर बटलर था। वो कहता है, मालिक, अगर आपको रात की दावत पर जाना है तो तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। बटलर के आसपास भी बिल्कुल वैसी ही रोशनी थी जिसे एलन देख और महसूस कर पा रहा था। मर्क्यूस कहता है, मैं जल्द ही बाहर आ रहा हूँ। एलन, अगली बार मैं जब तुमसे मिलूंगा तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए कुछ जवाब तैयार रखोगे। मुझे लगता है कि मेरा सब्र जल्द ही खत्म हो जाएगा। मर्क्यूस ये बात क्या चला जाता है। एलन कोई भी उत्तर नहीं देता। वो बस अपनी कमीज को पकड़े हुए बैठा था। मर्क्यूस के जाने के बाद एलन विचार करते हुए मन में कहता है, सिर्फ ये निशान अजीब बात नहीं है। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ शुरुआत से मेरे साथ है, पर नहीं, जैसा मैंने सोचा था वैसा मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों वो दूसरों से इतना अलग क्यों है? क्यों मैं दूसरों की तरह मर्क्यूस की भावनाओं को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा? जब से ये शुरू हुआ मैं तब से बता सकता हूँ कि मैं दूसरों से अलग हूँ। बचपन में एलन अपनी दादी के साथ बाहर आया हुआ था। बाहर बाजार में, रास्ते में जो सब लोग थे उनके आसपास उसे रोशनियां नजर आ रही थी। एलन घबराकर अपनी दादी को पकड़ लेता है और उनसे कहता है, दादी माँ, क्या हम लोग घर वापस जा सकते हैं? उसकी दादी पूछती हैं, क्यों एलन, क्या हुआ? तो एलन कहता है, मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर सब लोगों में से अजीब अजीब रोशनियाँ आ रही हैं। उसकी दादी पूछती हैं, कैसी अजीब रोशनियाँ? मुझे तो कोई रोशनियाँ नजर नहीं आ रही। पर एलन को अपनी दादी में से भी रोशनियाँ निकलती हुई नजर आ रही थी। एकदम अचानक से एक दिन मुझे रोशनियाँ नजर आने लग गई, जो रोशनियाँ लोगों को घेरे हुई थी। कुछ रोशनियाँ मध्यम थी और कुछ बेहद तेज चमक रही थी। कुछ सालों के बाद मुझे एहसास हुआ कि इन रोशनियों की मदद से मैं लोगों के जज्बात, उनकी भावनाएं पढ़ सकता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो दुखी हैं, वो उदास हैं, वो गुस्से में हैं या फिर वो बहुत ज्यादा खुश हैं। मर्क्यूस बग्गी से एक लड़की के साथ दावत के लिए जा रहे थे। वो लड़की पूछती है, मर्क्यूस, आप इस तरह से किसके बारे में सोच रहे हो?
मर्क्यूस कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो लड़की मर्क्यूस की बाजू पकड़ उनसे चिपकते हुए कहती है, आज के दिन दावत में आपको केवल मेरे बारे में सोचना चाहिए। मर्क्यूस का उस लड़की की बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था, क्योंकि वो सोच रहे थे, एलन पवेल, आखिर तुम चीज क्या हो। दावत में संगीत चल रहा था, लोग नाच रहे थे। मेजबान के पास एक स्त्री कहती है, श्रीमती मर्क्यूस एस्ट्रो, ये दावत सच में बहुत ही शानदार है, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। मर्क्यूस एस्ट्रो की पत्नी कहती हैं, ओह जाहिर सी बात है, आपको तो बुलाना था ही, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए। अचानक से सब लोगों में शोर मच जाता है, तो वो दोनों देखती हैं उनकी तरफ जिनके कारण ये शोर मच रहा था। वो थे मर्क्यूस एंड्रियन। मर्क्यूस के आने पर सभी लोगों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं, तो वो दोनों स्त्रियां एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं, क्या आपने मर्क्यूस एंड्रियन को भी बुलाया है? मर्क्यूस एस्ट्रो की पत्नी कहती है, अब हम हमेशा तो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि एक समय था जब इसके परिवार पर देशद्रोही का ठप्पा लग गया था, पर अब ऐसा लगता है जैसे महारानी इसे काफी पसंद करती है। तो दूसरी स्त्री कहती हैं, ओह अच्छा, आप वैसे काफी अच्छी हो। इस बात पर मर्क्यूस एस्ट्रो की पत्नी हंस देती हैं और लोगों में तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। हाँ, वैसे वो ओरसन थिएटर की अदाकारा नहीं? हाँ, लगती तो है। वैसे मैंने इसके बारे में काफी बातें सुनी है कि एक अदाकारा है जो ऊंचे ऊंचे घरानों की दावतों में जाती है। वैसे भगवान माफ करे, पर मुझे तो बहुत खुशी हुई कि ये यहाँ पर कम से कम किसी लड़के के साथ तो नहीं आया। क्या लड़के के साथ? हाँ, तुम्हें नहीं पता, लोग कहते हैं कि जिन्हें ये नाटक वाटक देखने का शौक होता है, उन्हें लड़के लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की मर्क्यूस से कहती है, जैसा कि उम्मीद थी, आप यहाँ पर किसी का फूटी आंख नहीं भाए। कैलिक्स मर्क्यूस को अपना नाम सुनाई देता है तो वो पीछे देखता है। ऐसा लगता है कि अभी भी चर्चा का विषय तुम ही हो। और ये है एजरक की राष्ट्रीय बचाव एजेंसी का मुखिया वर्सलबर्ग का मर्क्यूस। जिन लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा वो कृपया देख लें, क्योंकि वो कहानी का एक मुख्य हिस्सा है।